हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 4, जिसका नाम है तीर्थ नदी ब्रह्मपुत्र। जैसा कि इस लेसन के नाम से ही पता चल पा रहा है कि आज के इस लेसन में एक नदी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहुत सारे राज्यों से होकर के गुजरती है, कई सारे देशों से होकर के भी ये गुजरती है। तो ये बहुत बड़ी नदी भी है और बहुत सारे राज्यों को ये जीवन प्रदान करती है। वहाँ के जो खेत खलियान हैं उनको सींचती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करती है। कहीं कहीं ये विध्वंस मतलब विनाशकारी कार्य भी करती है। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इस लेसन में आए कुछ नए शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से शब्द आए हैं इस लेसन में? शब्द अर्थ: सुरमई, रमणीक या फिर मनोहर, बहुत सुंदर। विशुद्ध, व्याकुल। प्रलयंकर, नाश करने वाली। संवाहक, वहन करने वाला, ले जाने वाला। कोप, क्रोध को बोलते हैं कोप। संहार, विनाश। उत्खनन, खुदाई। नैसर्गिक, प्राकृतिक। और अर्वाचीन, आधुनिक। दुर्बंधीय, जिसे बांधना कठिन हो। ऊर्जस्वित, शक्तिदायक, शक्तिप्रद। अवदान, योगदान। परशु, फरसा, कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र। भूगर्भशास्त्रियों, धरती की रचना का अध्ययन करने वाले। नियंता, नियंत्रण करने वाला। और भग्नावशेषों मतलब खंडहर, किसी इमारत के बचे हुए अवशेष। इसके अलावा कुमुक, किसी सेना की सहायता के लिए भेजी हुई सेना। नौगम्य, जहाँ नाव द्वारा जाया जा सके। श्रम सीकर, परिश्रम के कारण आए पसीने की बूंदे। तो ये थे इस लेसन में आए कुछ कठिन शब्द। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व में स्थित सप्तभगिनी राज्यों की जीवन रेखा है। इसके बिना हम इन राज्यों की कल्पना नहीं कर सकते। भारत के इन सुरम्य प्रदेशों का व्यक्तित्व अपूर्ण रह जाता यदि यहाँ ब्रह्मपुत्र की तीव्रधारा ना बहती। ब्रह्मपुत्र को इस क्षेत्र में देवता की तरह पूजा जाता है। अनेक नदियाँ जहाँ देवियाँ हैं, माताएं हैं, बहनें हैं या बेटियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र वहाँ देव है और पुत्र भी। भारत की नदियों में यह पुरुषवाची नदी है, इसलिए इसे नद कहा जाता है। यह अपने आकार, प्रकार और शील स्वभाव में ऊपर शांत परंतु नीचे विशुद्ध, दिखने में सहज पर प्रलयंकर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको सप्तभगिनी मतलब एक तरीके से शब्द होता है। सात भगिनी मतलब हम माता को बोलते हैं, माता या बहन को बोल देते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो उत्तर पूर्व में स्थित जो राज्य हैं उनकी भगिनी मतलब माता है, उनकी जीवन रेखा है। इसके बिना ये जो राज्य हैं वो बिल्कुल बेकार है। हम इन राज्यों की कल्पना नहीं कर सकते, इनके बारे में सोच भी नहीं सकते ब्रह्मपुत्र के बिना। इसके अलावा जो भारत के ये प्रदेश हैं इनकी मनोहर मतलब सुंदरता है वो बिल्कुल अपूर्ण है, अधूरी है ब्रह्मपुत्र के बिना, इसकी तेज धारा के बिना। ब्रह्मपुत्र नदी को देवता की तरह पूजा जाता है। इसके अलावा बाकी जो नदियां हैं वो देवियां हैं, माताएं कही जाती हैं, बहनें कही जाती हैं, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको देव या फिर पुत्र कहा जाता है। इसको एक पुरुषवाची नदी कहा जाता है। इसको नदी नहीं कहा जाता है, इसको नद कहा जाता है क्योंकि ये पुरुषवाची नदी है। इसका जो आकार, प्रकार जो है मतलब शील स्वभाव है, ऊपर से तो शांत दिखता है लेकिन अंदर से नीचे से ये विशुद्ध है, व्याकुल है और नाश करने वाला है। ब्रह्मपुत्र इस प्रदेश की भू आकृति का निर्माता, संस्कृति का जनक और बौद्धिक समृद्धि का संवाहक है। इसके तटवासियों का सर्वत्र यदि किसी
एक शक्ति में निहित है तो वह है ब्रह्मपुत्र की शक्ति। इस विशाल अंचल में यह अपने लंबे परिवार की सहायक नदियों को साथ लेकर अज्ञात काल से बहता आ रहा है। इसकी कृपा से कहीं जीवन है तो कहीं कोप से संहार है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इन प्रदेशों की, मतलब जहाँ पर ये बहती है इनकी भू आकृति, मतलब इनकी जो आकृति है, जो इनका क्षेत्रफल है, उसका निर्माता है, संस्कृति का जनक है, संस्कृति का पिता है। इसके अलावा भौतिक समृद्धि का संवाहक है। इसके जो तटवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले, मतलब तट पर जो रहते हैं इसके, वह इन सब की जो है एक तरीके से शक्ति है। जो ब्रह्मपुत्र है वह इन तटवासियों की शक्ति है। यह अपने परिवार के साथ अज्ञात काल से, मतलब समय का नहीं पता कि कब से अपने परिवार की जो नदियां हैं, वो सारी नदियां उनके साथ बहती चली आ रही है। इसकी कृपा से कहीं जीवन है, मतलब कहीं यह जीवन देती है, अपने पानी से सींचती है, लोगों को फल फुलाती है, और इसके अलावा कहीं यह विनाशकारी है, इसके कोप से संहार है, इसके गुस्से से नाश होता है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के पास से निकलकर तिब्बत के पठार को सींचते हुए पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से प्रविष्ट होता है। इसका प्रवाह अरुणाचल प्रदेश को पार करके नदियों के पास असम की सीमा में आ जाता है और क्रम से बढ़ता हुआ धुबरी नगर को पार करके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। बांग्लादेश में इसके साथ पद्मा नदी मिलती है। जो बांग्लादेश है वहाँ पर इसके साथ एक पद्मा नदी जुड़ जाती है, जो गंगा की ही एक शाखा है। फिर आगे चलकर यह गंगा सागर में विलीन हो जाता है। उद्गम से सागर तक ब्रह्मपुत्र का प्रवाह 2900 किलोमीटर लंबा है। तो ये हमने पढ़ा इसके उद्गम के बारे में। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर के पास से निकली हुई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र की विकास यात्रा की तरह ही इसके नामों की विकास यात्रा भी काफ़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है। मतलब जिस प्रकार इसकी विकास यात्रा है, इसका उद्गम हुआ है, उसी प्रकार इसके नाम भी अनेकों हैं और बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन और ज्ञानवर्धक है, ज्ञान देने वाले हैं। तिब्बत में इसकी विशालता को देखकर ही इसे सांगपो अर्थात विशाल नदी कहा जाता है। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी विशाल नदी के क्योंकि एक विशाल नदी है, इसलिए वहाँ के लोग इसे सांगपो कहते हैं। भारत में प्रवेश करते ही इसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग का अर्थ होता है बड़ी नदी। वस्तुतः इस क्षेत्र में नदियों की औसत लंबाई काफ़ी कम पाई जाती है। ऐसी स्थिति में किसी बड़ी नदी का उपयुक्त नाम रखा जाना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो नदियां हैं उनकी लंबाई कम पाई जाती है, जिस कारण से इस तरीके के नाम इस नदी को दिए गए हैं। मिसमी लोग ब्रह्मपुत्र को लुईत कहते हैं। मिसमी बोली में लुईत का अर्थ होता है तारों की राजकुमारी। ब्रह्मपुत्र का एक नाम लोहित्य है। संस्कृत में लोहित्य का अर्थ है लाल, तो इसका संस्कृत में नाम लोहित्य भी है। और जो मिश्मी बोली है, मिश्मी लोग जो हैं वो इसको तारों की राजकुमारी भी कहते हैं। पहाड़ों की मिट्टी के लाल कणों को इसकी धारा पहाड़ी की मिट्टी के लाल कणों को इसकी धारा बहाती आई है। मतलब जो पहाड़ों की लाल मिट्टी है वो इसकी धारा में बहते हुए आ जाते हैं। कदाचित इसका नाम लोहित्य इसीलिए पड़ा है, मतलब क्योंकि जो पहाड़ों की लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी के कण हैं, वो इसकी धारा में बह जाते हैं, इसलिए इसका नाम लोहित्य इसी वजह से पड़ा हुआ है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार विष्णु के अवतार भगवान परशुराम क्षत्रियों का संहार कर अपने हाथ में रक्त रंजित परशु लेकर सदियां में ब्रह्मपुत्र के तट पर आए। यहीं इन्होंने अपने हाथ धोए, तभी उनके हाथ से रक्त रंजित परशु छूटा। परशु में लगा रक्त ब्रह्मपुत्र की धारा में घुला और उसका रंग लाल हो गया। इस पौराणिक कथा से संबंध स्थान परशुराम कुंड आज भी प्रमुख तीर्थ है। तो एक रीज़न ये भी है इसका लाल होने का। जो पौराणिक कथा है, पौराणिक कथा में कहा गया है, मतलब इस तरीके का आख्यान दिया गया है, व्याख्या की गई है कि जो परशुराम है वो अपने खून से सने हुए हाथों से, एक परशु बोलते हैं,
एक शस्त्र बोलते हैं, कुल्हाड़ी के जैसा एक शस्त्र होता है, उसको परशु बोलते हैं। तो जो परशु से सना हुआ शस्त्र था उसको लेकर के ब्रह्मपुत्र के तट पर आ गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ धोए, और जैसे ही वो अपने हाथ वहाँ पर धो रहे थे तो जो खून से सना हुआ परशु था वो छूट गया, और जो परशु से छूटा मतलब जो परशु था उस पर खून लगा हुआ था, तो उसका जो खून था, खून का जो लाल रंग था वो नदी में घुल गया, जिसके कारण उसका रंग लाल हो गया। और ये जो पौराणिक कथा है, ये जो पौराणिक कथा बताई गई है, इससे संबंधित एक स्थान है परशुराम कांड, और ये एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार ब्रह्मपुत्र स्वयं विधाता ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो अमोघा के गर्भ से जन्मे हैं। ब्रह्मपुत्र के जन्म के बारे में पौराणिक तथा स्थानीय विवरणों में प्राप्त होने वाली कथाओं को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होती है कि ब्रह्मपुत्र ने सबको आकर्षित किया और सबको कौतूहल में डाला। मतलब जो ब्रह्मपुत्र है उसकी और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं मिल जाती हैं। कहीं पर उनको ब्रह्मपुत्र जो है स्वयं विधाता जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, अमोघा के पुत्र भी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा और भी, मतलब कहने का ये है कि जो ब्रह्मपुत्र है इसने सबको आकर्षित किया है और सबको ही कौतूहल में डाला है। भूगर्भ शास्त्रियों की राय में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह हिमालयों से पुराना है। भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं जो धरती होती है उसकी रचना आदि के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों को भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं। तो वो मानते हैं कि जो इसका प्रवाह है, इसकी जो बहाव है, प्रवाह बोलते हैं बहाव को, इसकी जो प्रवाह है वो हिमालय से भी पुराना है। इसमें बहकर आई जलोढ़ मिट्टी से इसकी घाटी का निर्माण हुआ है। इसमें जो बहकर आती जलोढ़ मिट्टी है उसकी वजह से ही जो इसकी घाटी है उसका निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में खूब वर्षा होती है। वर्षा का जल विभिन्न सहायक नदियों से होकर ब्रह्मपुत्र में मिलता है, जिससे ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा जल प्रवाह जल विद्युत ऊर्जा के निर्माण से बड़ा ही उपयोगी हो जाता है। तो इस प्रकार दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो उसने इसकी घाटी का निर्माण किया है, जहाँ पर बहुत सारी वर्षा होती है और बहुत सारी जो सहायक नदियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्वांचल के भौगोलिक व्यक्तित्व का नियंता है। नियंता मतलब नियंत्रण करने वाला। तो जो उत्तर पूर्वांचल के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनका नियंत्रण करने वाला है। यह अपनी प्रचंड धारा से कभी बस्तियों का नामो निशान मिटा देता है तो कभी यह नए भूभाग का वरदान दे डालता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र का ही अवदान है। जोरहाट के निकट माजुली द्वीप है। एक समय यह 90 किलोमीटर लंबे तथा 20 किलोमीटर चौड़े भूभाग में फैला था। माजुली द्वीप की बात चल रही है। आज इसका एक बड़ा भाग ब्रह्मपुत्र की गोद में चला गया है। जैसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा अपने देश की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई थी, वैसे ही श्रीमंत शंकर देव के महान कार्यों को गतिशील रखने के लिए माजुली द्वीप में भी कमलाबाड़ी, ओनियाटी, गणमूड़ तथा दक्षिण पाट नामक 4 सत्र स्थापित किए गए। इन सत्रों में असमिया संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। इसमें असम की शिल्पकला, नृत्य, संगीत और साहित्य सुरक्षित है। ब्रह्मपुत्र ने यदि इस क्षेत्र का भूगोल बनाया है तो इसने यहाँ का इतिहास भी रचा है। मतलब इस क्षेत्र की बात चल रही है कि अगर इस क्षेत्र का ब्रह्मपुत्र ने भूगोल बनाया है तो इतिहास भी इसी नदी के द्वारा रचा गया है। इस अंचल में सभ्यता और संस्कृति का उत्थान पतन इसके किनारे ही हुआ है। यहाँ के ज्ञात इतिहास का भव्य नायक शिवसागर नगर ब्रह्मपुत्र के तट पर ही स्थित है। यह ऐतिहासिक अहोम राजाओं के प्रताप का सूर्य शताब्दियों तक अस्त नहीं होता है। मतलब जो राजाएं हैं उनकी जो चर्चा है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं। प्रागज्योतिषपुर नामक पौराणिक राज्य का विस्तार भी इसी नदी के तट पर हुआ है। ये
वो राज्य हैं जो इस नदी के तट पर फले फूले हैं। गुवाहाटी नदी में आमबाड़ी क्षेत्र में हुए उत्खनन में ब्रह्मपुत्र के तट पर फली फूली एक समृद्ध सभ्यता का पता चला। कहाँ पर? गुवाहाटी नगर के आमबाड़ी क्षेत्र में जब खुदाई की गई थी तो इससे तब पता चला कि यहाँ पर एक सभ्यता भी फली फूली थी। ब्रह्मपुत्र के तट से ही प्रागज्योतिषपुर का राजा भगदत्त हाथियों की एक कुमुक लेकर कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में गया था। इस नदी के पावन तट पर सुप्रसिद्ध चीनी यात्री हुएंगसांग नालंदा से चलकर आया था। तो जो हुएंगसांग था, जो पहला चीनी यात्री था, वो इसी नदी के तट से होकर आया था, इसी नदी के तट पर आया था। ब्रह्मपुत्र साक्षी है गुरु तेग बहादुर के असम आगमन का, जब गुरुजी राजा राम सिंह की सहायता के लिए असम आए और धुबरी में ठहरे थे। धुबरी में जहाँ गुरुजी ठहरे थे, आज वहाँ एक भव्य गुरुद्वारा है। तो जहाँ पर वो गुरुजी ठहरे हुए थे, वहाँ पर आज भी एक भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र के तट पर ही एक सराय घाट का वह सुप्रसिद्ध मैदान है जहां अहोम सेनापति लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को पराजित कर उसे वापस लौटने को मजबूर कर दिया था। तो ये एक फेमस मैदान है, ये सराय घाट है, जहां पर जो सेनापति लाचित बरफुकन थे, उन्होंने मुगल सेना को पराजित कर वापस लौटने के लिए हरा करके वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। ब्रह्मपुत्र भारत का अत्यंत कृपालु रहा है। तिब्बत के पठार पर जहाँ ब्रह्मपुत्र नौगम्य नहीं है, वहीं भारत में वह नौगम्य हो जाता है। तिब्बत के पठार पर ब्रह्मपुत्र में चमड़े की नौका चलती है। इस नौका को कुआ कहते हैं। कुआ धारा के विपरीत नहीं चल सकती, पर भारत में ब्रह्मपुत्र असम वासियों के लिए सहज और उदार हो उठता है। ब्रह्मपुत्र की धारा के बावजूद तिब्बत का पठार धान की उपज का वरदान नहीं पा सका। असम वासियों को ब्रह्मपुत्र के धान की श्रेष्ठ फसलों का वरदान दिया गया। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि भारत के लिए जो ब्रह्मपुत्र है वो किस तरीके से कृपा बरसाता है, किस प्रकार से उपयोगी है। जहाँ पर जो तिब्बत है, वहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है उसमें नदियाँ नहीं चलाई जाती हैं। जहाँ और फिर भारत में आकर के जब जो ब्रह्मपुत्र है भारत में आ जाती है, तो वहाँ पर आराम से इसमें नदियाँ भी चलाई जा सकती हैं। तिब्बत का जो पठार है, वहाँ पर चमड़े की नौका चलाई जाती है, जिनको कुआ कहा जाता है, और वो भी जो धारा होती है उसकी उल्टी दिशा में नहीं चल सकती हैं। लेकिन जो भारत में जो ब्रह्मपुत्र असम वासियों के लिए एक सहज और उदार हो उठता है। और जहाँ पर जो एक तरीके से जो तिब्बत है, तिब्बत का जो पठार है, वहाँ पर धान की उपज नहीं की जा सकती, लेकिन असम में बहुत अच्छी तरीके से धान की खेती की जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र बाढ़ से चाहे जो भी जुल्म क्यों ना करे, यह धान की फसलों का वरदान कभी वापस नहीं लेता। भले ही असम में कितनी बाढ़ आ जाए, लेकिन जो धान की फसल है वहाँ पर बहुत फल फूलती है, अच्छे तरीके से होती है। धान की खेती के लिए ही नहीं, चाय की सुरम्य बागानों के लिए भी असम की प्रजा उसकी आभारी है। चाय की ही क्यों, तेल के भंडारों का होना भी इस क्षेत्र में संभव नहीं होता यदि ब्रह्मपुत्र न होता। भूगर्भ शास्त्रियों की राय में परतदार चट्टानों की संरचना में ब्रह्मपुत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। उन परतदार चट्टानों के बीच से आज खरीदते निकाला जा रहा है। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो केवल धान ही नहीं देती है, वो चाय की खेती भी देती है। चाय जो होती है, चाय के बागान, चाय भी उगाई जाती है उनसे। इसके अलावा तेल के भंडार, खनिज तेल आदि भी निकाले जाते हैं। ब्रह्मपुत्र की विशाल धारा के अंदर यदि अगणित जल जीव निवास करते हैं, तो इसके वक्ष पर दिलेर नवरिये बोलते हैं नाविक को, नावों में बैठकर अपनी जीविका के लिए मछली पकड़ते हैं। ये नवरिये जितने कुशल शिकारी होते हैं, उतने ही कुशल गायक भी। मधुर और उन्मुक्त स्वर में इनका नवरिया गीत जब छिड़ता है तो शायद लहरें भी ठहर जाती हैं और ब्रह्मपुत्र आनंद विभोर हो उठता है। ब्रह्मपुत्र के नैसर्गिक
अवदान और मानव प्रतिभा से निर्मित नवरीय गीत लोक साहित्य की अमूल्य संपदा बन गए हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ब्रह्मपुत्र की जलधारा विशाल धारा है, उसमें बहुत सारे जलजीव रहते हैं, और जलजीव के साथ साथ जलजीव तो रहते ही हैं, और जो दिलेर नवरिये होते हैं, नवरिये मतलब नाविक, वो जो ब्रह्मपुत्र है उसकी धाराओं में मतलब नाव में बैठ करके अपने जीवन चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं। और ये जो नवरिये होते हैं, नाविक होते हैं, बहुत कुशल शिकारी होते हैं, और शिकारी के साथ साथ ही बहुत ही कुशल गायक भी होते हैं। और ये जब नाव में बैठते हैं तो ये बहुत ही सुंदर स्वर में गाना गाते हैं, जिससे जो ब्रह्मपुत्र होती है वो भी आनंद विभोर हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र के नैसर्गिक अवदान होते हैं प्राकृतिक योगदान। मानव प्रतिभा से निर्मित नवरिये मतलब जो ये मानव प्रतिभा से जो निर्मित नाविक होते हैं, ये इनकी जो गीत लोक साहित्य है वो आज की तारीख में एक अमूल्य संपदा बन गया है। ब्रह्मपुत्र प्राचीन और अर्वाचीन को जोड़ने वाला सेतु है। अर्वाचीन हमने पढ़ा था आधुनिक, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो प्राचीन और आधुनिकता को जोड़ने वाला एक सेतु है। यह स्वयं तो दुर्बंधी जिसको बांधा ना जा सके, पर यह जातियों को जोड़ता है। इसके प्रभाव में यहाँ लोगों के अंतर्मन का प्रतिबिंब बनता है, और इसके कलकल स्वर में इस क्षेत्र के लोगों की काकली गूंजती है। मतलब ये खुद तो दुर्बंधी है, मतलब इसको बांधा नहीं जा सकता, लेकिन ये जाति के जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, उनको बांधता है। इसके प्रभाव मतलब धारा में यहाँ के लोगों के अंतर्मन का प्रतिबिंब बनता है। और इसके कलकल स्वरों में इसकी जो कलकल स्वर है, इस क्षेत्र के लोग काकली गूंजती है। इस क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी आवाज़ गूंजती है। ब्रह्मपुत्र एक विशाल शाश्वत जीवन यात्रा है। यह एक अमर काया है। इसमें मानसरोवर का मंत्रपूत जल बहता है, और जो अपने लोगों के श्रमशीकर को धोकर उन्हें ऊर्जास्वित करता है। श्रमशीकर होता है परिश्रम के कारण आई पसीने की बूंदें, उनको धोकर के उनको ऊर्जास्वित करता है, शक्तिदायक बनाता है। यह अपनी प्रजा का सखा है, सृष्टा है और देवता भी। ये जो अपनी प्रजा है, जो इसके लोग हैं, वह उनका दोस्त है, मित्र है, सृष्टा है, उनकी रचना करने वाला है और देवता भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष अशोक अष्टमी के दिन सभी नदियों का जल ब्रह्मपुत्र में आ मिलता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि हर साल अशोक अष्टमी के दिन जो सभी नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती हैं। इस विशिष्ट अवसर पर ब्रह्मपुत्र में स्नान करना शुभ माना जाता है। मतलब अशोक अष्टमी के दिन ब्रह्मपुत्र में अगर कोई स्नान करे तो शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्मपुत्र के अनेक तट महामिलन के तीर्थ बन जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्लास 4 का लेसन 4, जिसमें हमने पढ़ा आज ब्रह्मपुत्र के बारे में। आइए इसकी कुछ अभ्यास कर लेते हैं। बहुविकल्प प्रश्न दिए हैं। नंबर 1 दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास से निकलती है। तो किसके पास से निकलती है? मानसरोवर के पास से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की औसत लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र की औसत लंबाई 2900 है। ये था क्लास 4 का लेसन 4, जिसमें हमने आज ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा, एक नदी के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।